हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारे ऑडिट सेशन का डे 6 एंड ये इस वीक का लास्ट है, क्योंकि कल जो है हमारा पूरा वीकली रिविजन्स हैं एंड आप लोग आई होप ठीक से करोगे कल। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं अभी बता देता हूँ कि कल हम एक सेशन लेंगे नाइट में, ठीक है, करीब 8 बजे के आसपास, जिसकी मैंने ऑलरेडी पोस्ट डाली थी कि उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह। ओके, तो उसमें आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कल उसको ज्वाइन करके उसमें पूछ सकते हो, या गूगल फॉर्म भी शेयर किया है वहाँ पे भी आप तो उसको भी वहाँ पर फिल कर देना एंड उसको भी हम सेशन में कवर कर लेंगे। ओके, तो कल का जो सेशन है वो अटेंड करना एंड कोई भी डाउट रहेगा तो उसको ज़रूर पूछ लेना। तो आज का क्या टॉपिक था? आज का टॉपिक हमारा SA 230 यानी डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि चैप्टर 6। एक कंप्लीट चैप्टर है जिसमें एक ही ऐसे है 230 डॉक्यूमेंटेशन का। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है और फटाफट हो जाएगा। ओके, और हाँ, कंपल्सरी इस पे एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। पिछले 4-5 एग्जाम्स के मेरे को क्वेश्चन मिले थे। एक एग्जाम जैन का नहीं मिला था, हो सकता है उसमें आया होगा थोड़ा ज़्यादा। ओके, इसलिए उसमें ना हो, पर हाँ, बाकी 4 में कंप्लीटली थे और अभी जैन का जो हुआ था उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन पे क्वेश्चन आया ही था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। ऐसे 230 डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, 230 पूरा बात करता है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। सबसे पहले इसका प्रोसीजर बता रखा है कि एक्चुअल में डिफाइनिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, ऑल्सो नॉन एज वर्किंग पेपर भी कहा जाता है। हाँ, ये वर्ड याद रखना, कई बार वो इनडायरेक्टली वर्किंग पेपर बोलता है, तो उसका भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन ही होगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसेस, जिसमें हम ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म किया उसके बारे में, ऑडिट एविडेंस क्या क्या ऑब्टेन किए, और उसके बाद क्या कंक्लूजन रीच किया या कैसे कंक्लूजन रेडी किया, उन सब के बारे में नोट डाउन करना होता है, यानी कि उसका एक रिकॉर्ड बनाना होता है। जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किए, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया और जो कंक्लूजन आया, उसके बारे में हमें एक डॉक्यूमेंट बना के एक उसको असेंबल करना होता है। ओके, इसके दो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर के दो ऑब्जेक्टिव इससे फुलफिल हो जाते हैं। सबसे पहला आउटपुट, प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, ऑडिटर की रिपोर्ट का एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड बन जाता है इससे, ताकि उसको जब भी अगर कभी ज़रूरत होगी ना, तो डायरेक्ट यहाँ से आके चेक कर सकता है एंड उसको कोई दिक्कत नहीं होगी दोबारा से सारी डेटास को चेक करने में। द शील्ड प्रोवाइड एविडेंस ऑडिट has planned and performed according with essays and applicable legal regularities। यानी कि ये एक और चीज में सेव करता है कि, और ये बताता है कि ऑडिटर ने जो है जो भी प्रोसीजर्स है या ऑडिट के एविडेंस कलेक्ट किए हैं ना, वो उसका एविडेंस देता है कि बिल्कुल एसेस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करा है, कि ऑडिटर ने कभी कोई गलत चीज नहीं, ऑडिटर ने हमेशा एसेस को और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है। ओके, उससे सेफगार्ड करता है। यूटिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन की यूटिलिटी क्या क्या होती है, यानी कि 6 बियॉन्ड कंप्लायंसेस डॉक्यूमेंट सर्व 6 क्राइटेरिया क्रिटिकल फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहला तो प्लानिंग, असिस्ट द टीम टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट। अगर हम प्लानिंग के टाइम पे अगर डॉक्यूमेंटेशन बना के रखेंगे, तो हमें कंपनी को के जो बाकी असिस्टेंट्स हैं और मेंबर्स हैं जो उसमें वर्क करने वाले हैं, उनको डायरेक्ट करने में, इन्फॉर्म करने में ईजी रहेगा। सुपरविजन, असिस्ट द एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज वर्क। जो टीम का एंगेजमेंट पार्टनर होता है उसको इजी होता है कि वो चेक कर सके जो भी आर्टिकल वर्क कर रहा है या कोई उसके अंडर ऑडिटर जो काम कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो बंदा डॉक्यूमेंट ही बना के नहीं रखेगा, तो जो सीनियर मैनेजमेंट है ऑडिट टीम का या एंगेजमेंट पार्टनर है, वो उसको चेक इन नहीं कर पाएगा। अकाउंटेबिलिटी, इन शॉर्ट टीम मेंबर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। इससे क्या होता है, पता चलता है कि किस बंदे ने क्या काम किया है। अगर हमने सबको बोल रखा है कि आप जो काम करोगे उसका एक अकाउंटेबिलिटी रेडी करके रखना, या कहते तो डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना, इससे क्या होगा, हमें कंफर्म रहेगा कि हाँ, इसी बंदे ने ये काम किया था
एंड हम अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आएगा तो हम सीधा उस बंदे के से पूछेंगे कि तुमने कैसे चेकिंग की थी या क्या तुम्हें लगा था। ओके। लीगेसी, रिकॉर्ड ऑफ मैटर फॉर कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट। अगर फ्यूचर में अभी हम जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे एमओए है या कंपनी के लीगल रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट है। ओके। उन दो सारे डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास ऑलरेडी मैनेज्ड होंगे, रेडी होंगे, तो वो इजी हो जाएगा। अगर फ्यूचर में हमें दोबारा उस कंपनी का ऑडिट करना पड़े ना, हमें सारे चीज़ों को दोबारा नहीं लेना पड़े, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रहेंगे जिससे हम चेक कर सकते हैं। ओके। एंड देन क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि एसक्यूसी वन के अंदर कहा जाता है कि जो ऑडिटर अगर किसी कंपनी का काम कर रहा है ना, उसके वर्क को रिव्यू किया जाएगा किसी और टीम या मेंबर के द्वारा। ओके। तो उस केस में वो क्वालिटी कंट्रोल हेल्प करता है कि किस तरीके से हमने काम किया, वो बताता है। अगर वहां पे कुछ गलती रहती है तो वो भी उसको दिखता है, और अगर सब कुछ सही रहेगा तो वो भी दिख जाएगा। एक्सटर्नल ओवरसीज, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, अगर मान लो कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हुआ, क्वालिटी कंट्रोल तो इंटरनली होता है मोस्टली। ओके। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन हुआ, कोई बाहर का बंदा आके चेक कर रहा है, कोई बाहर का ऑडिटर आके चेक कर रहा है, तो उसे भी पता होना चाहिए कि कंपनी में काम कैसे हुआ। भले ही उसने पर्सनली नहीं देखा हो, लेकिन फिर भी उसे अंदाजा लग जाना चाहिए कि ऑडिटर ने काम कैसे कैसे किया है। ओके। ये यूटिलिटीज थी, यानी कि सिक्स इंपॉर्टेंस कह सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन करने के क्या फायदे होंगे, ये वो हो जाता है। देन उसके बाद डिटरमाइनिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ओके। तो इसको मार्क करके रख लेना। सिंपल है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि सबसे पहले सिंपल जाओ। अगर डिटरमाइन करना है फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट, ओके, तो क्या क्या होगा? सबसे पहले कंपनी क्या है, कंपनी का साइज चेक करो, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अंदर कितने रिस्क आते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस कौन कौन से ऑब्टेन किए। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, कौन कौन से नेचर के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यानी कि आपकी कंपनी से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, कि किस तरीके का रिस्क होगा, कितने की लिमिट होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी ऑडिट में होता है। ओके। एंड द ऑडिट मेथोलॉजीज एंड टूल यूज, यानी कि ऑडिट करने के लिए कौन कौन से मेथड और टूल्स को यूज किया गया है, उसके बारे में पता करना होता है। फॉर्म कंटेंट एक्शन इज सिंपल कि किस चीज पे डॉक्यूमेंटेशन रेडी होगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मेंशन होगा? कंपनी का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी रिस्क, सिग्निफिकेंट ऑडिट एविडेंस, जो भी नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन आइडेंटिटी, एंड मेथोलॉजी एंड टूल्स ऑफ यूज इन ऑडिट। ओके। ये कुछ पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसको याद रखना। इस पे एक ना क्वेश्चन मिल जाता है कई बार एग्जाम में। Anatomy of an audit file, an explored view of the key point component with an audit engagement, corresponding checks, ये तो सिंपल पता रखा है कि के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। सबसे बेसिक्स होता है कि ऑडिट प्रोग्राम्स, फिर उसके एनालिसिस, एक मेमोरेंडम होता है जिसमें हम समराइज फॉर्म में लिखे होते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स का एक समरी होती है, लेटर ऑफ कंफर्मेशन होता है, चेकलिस्ट या कॉरस्पॉन्डिंग, की सिंपल है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में किस किस तरीके के फाइल्स आते हैं। ओके। स्टैंडर्ड रिकॉर्ड, स्टैंडर्ड रिकॉर्ड क्या है? इसमें जो ये वायलेट ऑरेंज वाला है ना, इसको मत रीड करना, ये ऐसे गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा दो। कहीं कहीं पर है, लेकिन जो ये एफ ए वाली है ना, ये नहीं है, बल्कि जो एफ से लिखा है। ओके। इसको पढ़ना है तो मैं वैसे समझाता हूँ तब तक। ओके। क्या क्या चीज़ें था? स्टैंडर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, स्टैंड डॉक्यूमेंट टाइम, नीचे टाइमिंग एक्सटेंड, documenting the nature timing extent, the specifics, identify the characteristic of specific items, यानी कुछ स्पेसिफिक आइटम्स है तो उसके नेचर और उसके मैटर्स जो टेस्ट किए गए हैं उसके बारे में लिखो। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन यानी कि किसने वो परफॉर्म किया था ऑडिट, यानी कि एक्चुअल में हु परफॉर्म्ड ऑडिट, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड विच डेट द ऑडिट विल कंप्लीटेड। ओके, वो लिखना है। यानी कि ऑडिट कब परफॉर्म किया गया, किसने परफॉर्म किया, और वो ऑडिट उसने कब खत्म किया। देन उसके बाद हु रिव्यूड, किसने रिव्यू करा है उस ऑडिट को, और कब रिव्यू करा है। ओके।
ओके, किसने रिव्यू करा है और कब रिव्यू किया, हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू एंड फाइनल रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या आया है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने का। ओके, प्रोसीजर का रिजल्ट और ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन किया गया है। ओके, ये चीजें हैं। 4 पॉइंट आते हैं स्पेसिफिक, क्या क्या रिकॉर्ड्स होने चाहिए। सबसे पहला स्पेसिफिक आइटम्स, जिस जो जो स्पेसिफिक आइटम्स हमें ऑडिट करने थे या उसके रिलेटेड कोई चीजें हैं उनके बारे में बताओ। दूसरा एग्जीक्यूशन, किसने वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया था, और देन उसके बाद किसने रिव्यू करा, और दोनों की डेट किस दिन उन्होंने परफॉर्म या रिव्यू करे हैं। फाइनल रिजल्ट क्या आया उसका, और उसके साथ कौन कौन से ऑडिट एविडेंस एविडेंस, इनकी 4 बातें लिखनी पड़ेगी। ओके, इस पे भी एक कई बार पूछ लेता है, मेरे ख्याल से रखा है क्वेश्चन में, या एमटीपी आरटीपी में 1-2 बार आ रखा है। ओके, डॉक्यूमेंट डिस्कशंस, हु, व्हाट एंड व्हेन। सिंपल वही है कि किससे लिया, यानी कि मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, अदर द ऑडिट, ऑडिट में किस किस से डिस्कस किया डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, क्या डिस्कस किया और कब डिस्कस किया, उसके बारे में लिखना होता है। हैंडलिंग इनकंसिस्टेंसी, Guests inform the regarding the requirement of the document consistent with the proofs the professional skepticism। ये सिंपल बोलता है कि जो ऑडिटर है उसको ये डॉक्यूमेंटेशन करना कंपलसरी है, नहीं करता है तो वो उसके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को होता है। ओके, सिग्निफिकेंट मैटर्स, क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स है इसमें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, मैटर गिविंग द रिस्क ऑफ हाई रिस्क, यानी कि वो मैटर्स के बारे में लिखो जो हाई रिस्क देते हैं। ओके, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आने चाहिए उसमें वही मैटर्स आएंगे जिसमें रिस्क हाई होगा, या तो रिजल्ट इन इंडिकेटिंग है, लाइक मतलब कि मटेरियल में स्टेटेड दिखा रहा है, नीड टू रिवाइज प्रीवियस असेसमेंट, यानी कि पिछले साल कोई असेसमेंट हुआ था जब ऑडिट हुआ था तो उसमें ही कोई रिस्क है जो इस साल मिल गई है। सर्कमस्टेंट कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, कोई रीजन है या सर्कमस्टेंस जिसकी वजह से ऑर्डर को डिफिकल्ट हो रहा है ऑडिट को परफॉर्म करना। एंड फाइंडिंग दैट कुड बी रिजल्ट इन द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन, वो फाइंडिंग्स के बारे में भी लिखो जो जो ऑडिटर को कह रही है कि या तो तुम अपना मॉडिफाई ओपिनियन, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दो। ठीक है, 4-5 पॉइंट है। ओके, सिंपल सिग्निफिकेंट रिस्क जहाँ पर है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियल में स्टेटेड बता रहा है, लास्ट ईयर की रिस्क को बता रहा है करेक्ट करने के लिए, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हैं, एंड जो रिजल्ट को मॉडिफाई करने के लिए कहेगी। ओके, ये 5। लास्ट नेक्स्ट आता है कंप्लीशन ऑफ मेमोरेंडम। कंप्लीशन ऑफ मेमोरेंडम का पर्पस क्या है कि एक समरी बना के दे देना कि ये पूरा डॉक्यूमेंट्स में ये चीजें हैं, एक की पॉइंट्स में बता देता है। ओके, इससे फायदा क्या होता है, रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑडिट डॉक्यूमेंट है पर्टिकुलरली फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट, अगर कोई एक बहुत बड़ा ऑडिट है उसमें हमें पता चल जाता है मेमोरेंडम के हिसाब से शॉर्ट में कि क्या हुआ है पूरे ऑडिट में। ठीक है, इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखने की जगह हम सिंपल कुछ मेमोरेंडम को देख लेंगे तो हमें शॉर्ट ओवरव्यू मिल जाएगा। की रोल, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द ऑडिट फाइल, सिंपल वही है कि एक पूरी समरी होती है ऑडिट फाइल की। ठीक है, ये भी सिंपल है, इस पे भी आई थिंक मैंने क्वेश्चन देखा है, कहाँ आया है ये कंफर्म नहीं कर सकता, हो सकता है अभी जब हम एक क्वेश्चन करेंगे उसमें से किसी में हो, लेकिन इस पे भी एक क्वेश्चन आया है, या तो फिर वो एमटीपी आरटी में पूछा होगा। ओके, तो इसको भी पढ़ के रखना, समझ के रखना इंपॉर्टेंट है। अब कुछ की पॉइंट्स रहते हैं, जैसे असेंबली विंडो, कितने दिन में असेंबली करनी चाहिए, 60 डेज में असेंबली कर लेनी चाहिए। ओके, 60 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, जब भी आपने फाइनल ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी ना उसके 60 डेज के अंदर अपनी डॉक्यूमेंटेशन को असेंबल कर लो। ये एसक्यूसी कहता है कि ये मैंडेटरी है। ओके, ऑडिट फाइल विल बी, ऑडिट फाइल किसी में भी फिजिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हर फॉर्म में उसको रिटेन करके रख लो। ओके, इसका एक और समझ लो कि जब भी ऑडिट फाइनल ऑडिट हो जाएगा उसके 60 डेज के अंदर करना है। ओके, ये चीज याद रख लो। नेक्स्ट, परमिशेबल एडमिनिस्ट्रेशन, इससे पहले एक चीज और बता देते हैं, रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड हमेशा 7 ईयर रहेगा। ओके, मिनिमम 7 ईयर रहेगा, ये चीज भी याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होती है। डॉक्यूमेंटेशन में बस यही दो चीजें हैं, 60 डेज और 7 ईयर। ओके, 60 डेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रखना है और 7 ईयर तक रिटेन करके रखना है जिस दिन भी फाइनल ऑडिट फाइल आपने साइन करी है।
हाँ, अगर आप कंसोलिडेशन रिपोर्ट ऑडिट साइन कर रहे हो तो कंसोलिडेशन वाली डेट तक, एंड इंडिविजुअल करिए तो इंडिविजुअल वाली डेट से लेके 7 ईयर तक आपको करके रखना पड़ेगा। इस कंप्लीट द ऑर्डर शिल नॉट डिलीट। आफ्टर असेंबली, असेंबली हो गई उसके बाद ऑर्डर ना उसको डिलीट कर सकता है, डिस्कार्ड कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट को रिटेंशन पीरियड एंड होने से पहले। अगर करता है तो उस चीज में उसके कुछ वो ऑप्शंस होते हैं कि अगर करा है तो उसका भी एक दूसरा डॉक्यूमेंट बना लो कि किसने करा था, कब किया था, एंड देन उसके बाद उसको चेक किसने किया, रिव्यू किसने किया, एंड उसने कब और कैसे रिव्यू करा। ठीक है, वो चीज़ है। और उसके बाद परमिशेबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, वही जो मैंने बताया कि वैसे तो चेंजेस अलाउ नहीं होते, लेकिन अगर अलाउ होते हैं तो आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। लेकिन ये चीजें तब की है जब 60 डेज का पीरियड चल रहा है, उस टाइम पे क्या कर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और सप्रेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि वो एक वर्किंग पेपर था या रफ वर्क था, सिंपल समझ लो, तो हमें जरूरी नहीं है कि रफ वर्क को भी असेंबल करके रखना है। अगर उसका एक फाइनल कंक्लूजन या फाइनल एविडेंस हम डॉक्यूमेंट मिल गया है हमें, तो हम उस रफ वर्क को भी हटा सकते हैं। सॉर्ट एंड कलेक्ट एंड क्रॉस रेफरेंसिंग, सॉर्ट करो सारे डॉक्यूमेंट्स को, सीक्वेंस वाइज करो, कलेक्ट करो, जिस जिस मेंबर के पास या पार्टनर के पास डॉक्यूमेंट है वहां से रिसीव करो, और एक क्रॉस रेफरेंसिंग कर दो कि अगर यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं किया तो कहाँ किया है, वहां से इसको रेफरेंस दे दो। देन उसके बाद साइन ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट, जो भी कंप्लीशन चेकलिस्ट होगा उसका एक साइन ऑफ रेडी करो। एंड देन डॉक्यूमेंट द एविडेंस ऑब्टेन्ड एग्रीड बिफोर द रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट डेट से पहले जितने भी एविडेंस करे हैं उसको भी डॉक्यूमेंट करके रख लो। जनरेट न्यू एविडेंस, लेकिन यहाँ प्रोहिबिटेड होता है कि यहाँ पे आपको कोई भी नया एविडेंस नहीं बनाना है। ओके, सिंपल जो जो एविडेंस पिछले मिल चुके हैं सिर्फ उन्हीं को कलेक्ट करके रखना है, कोई भी नया एविडेंस नहीं आएगा। देन उन सबको 7 ईयर्स तक रिटेन करके रखो मिनिमम। ओके, उसके बाद आता है लास्ट, ऑनरशिप और एक्सेस। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, और 60 और 70 वाला तो है ही, 10 ईयर्स वाला तो है ही। ओके, ये टाइम पीरियड तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर फुल में ना दे, लेकिन एमसीक्यूज देने में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, फर्स्ट है ऑनरशिप, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप रीड करके रखो। ओके, सिंपल, डॉक्यूमेंट्स आर लीगल प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर if client access discretion may be granted the determine the validity of the work। सिंपल है, मतलब थोड़ा सा आप ल- उसमें पढ़ोगे मॉड्यूल वगैरह में तो हो सकता है थोड़ा पॉइंटर्स ज्यादा दे रखा हूँ, लेकिन ऑडिटरशिप और एक्सेस का सिंपल यही मतलब है कि सबसे पहले तो ये लीगल प्रॉपर्टी है ऑडिटर की। उसके बाद अगर क्लाइंट कहता है ना तो एक्सेस दिया जा सकता है, अदरवाइज कोई रिक्वायर्ड नहीं होता। ओके, तो ये हो गया पूरा समरी इसका। ठीक है, समरी मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 60 डेज, 7 ईयर्स, एंड गोल्डन रूल्स सीखे हैं कि हु, व्हेन, नीचे टाइमिंग एक्सटेंड। गोल्डन रूल यही है कि डॉक्यूमेंट्स के नीचे टाइमिंग एक्सटेंड, हु यानी कि किसने किया, व्हेन कब किया, इफ इट इज नॉट रिटर्न इट वाज नॉट डन, अगर ये चीज नहीं है तो फिर आप कंप्लीट नहीं है। बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट एंड द एविडेंस कंप्लायंसेस। इसी के साथ हमारा चैप्टर ऐसे 230 भी कवर हो गया। और इतना ही था, उसमें 3-4 पॉइंट्स ही हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप कवर रीड करके कंप्लीट कर लेना। ओके, और ऐसे 230 कवर हो गया। अब इसकी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे आते हैं हम। एक मिनट के स्क्रीन। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, पढ़ते हैं। सबसे पहला May 24 का क्वेश्चन। ओके, May 24 में क्या क्वेश्चन था? Generally, he retained the audit file of the client for 4 years from the date of audit review. Check the validity of the action of CAB। यानी कि जो ऑडिटर है वो 4 साल तक ही डॉक्यूमेंटेशन को बना के रखता है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसकी वैलिडिटी यानी कि वही हमारा 7 ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, सैम्पल्स की इन्होंने बोल दिया है कि रिकॉर्ड ऑन पेपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि रिकॉर्ड करके रखना। एंड कुछ और भी पूछा है क्या, एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं ऊपर से। ओके, CAB order completion of the busy audit session occupied the assembly audit file of client. First of all, he started the preparing various documents
kept he was preparing document as well as audit file in the paper because of believe that mandatory. Okay, he could be complete document as well as assembly flying of the after 3 month from the date of audit. ओके, ये पॉइंट आ गया। अब उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं पूछा, पर लेकिन अगर आप केस नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, ये हो गया। एंड जनरली इट रिटेन ऑडिट फाइल फॉर 4 years। ओके, दो आ गए हमारे, 60 और 7 दोनों ईयर्स का आ गया। ठीक है, सिंपल यहाँ पे समझो। सबसे पहले तो लिख दो कि हमें असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल यानी कि डॉक्यूमेंटेशन को रिकॉर्ड रखना इम्पॉर्टेंट है। वो पेपर फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी और मीडिया में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। One or more folder or the other storage media electronic record the complete document specific engagement। यानी कि बस मेंशन करके रखना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज का है। Hence view of CA documentation should be maintained mandatory is not correct। यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट्स को व्यू ऑफ CAB that audit documentation should be maintained mandatorily in paper form is not correct। ओके, ये भी हमने मिस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? वैसे तो ये देखो, ये केस तो आप ऊपर लिखते ही, हाँ, कंक्लूजन नहीं आता, लेकिन अगर आप उतना पॉइंट भी लिखते हैं ना कि किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो और उनको एक असेंबल करके रखना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने मार्क किया था मैंडेटरी यानी कि ऑडिट फाइल इन पेपर फॉर्म बिकॉज बिलीव इट इज मैंडेटरी। ओके, ये कंक्लूजन आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे टाइमली बेसिस का बात कर दिया कि जो कि हमें 60 days के अंदर बताना होता है। उन्होंने मेंशन किया इनहेंस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट फैसिलिटीज ऑन टाइमली बेसिस, हेल्प टू ऑडिट एंड फैसिलिटीज रिव्यू द वर्क एंड फाइनलाइजेशन after the work that we perform likely to be less accurate work perform documentation with timely basis is not proper। यहाँ पे इन्होंने टाइम पीरियड बताया ही नहीं, यहाँ इस वाले पैराग्राफ में बता दिया है टाइम पीरियड कितना है, 60 days का। ओके, SQC 1 के हिसाब से। एंड यहाँ पे रिटेंशन की बात कर दिया होगा कि 4 पीरियड का जो है वो प्रॉपर नहीं है, हमें 7 पीरियड का लिखना होगा। ओके, ये रहा, नॉट शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट साइन। ओके, अब इसको आप लोग कैसे, इसमें तो देखो इन्होंने पूरा ये लिख दिया होगा मेरे ख्याल से। ओके, अब उन्होंने 3 क्वेश्चन लास्ट में पूछा है कि चेक द वैलिडिटी ऑफ ऑफ CAB। अब हम देखो, या तो हमने तीनों पॉइंट्स क्लिक कर लिए कि तीनों चीज लिखी है, एंड तो फिर ठीक है। सबसे पहला मैंडेटरी ऑडिट फाइल पेपर फॉर्म वाला है, 3 month वाला है, एंड ये रिटेंशन पीरियड वाला है। ओके, अब ये 3 पॉइंट है, सिंपल इसी पे लिखना है क्वेश्चन। सबसे पहला ऑडिट फॉर्म लिखो कि ऑडिट जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो पेपर, इलेक्ट्रॉनिक या अदर मीडिया फॉर्म में होना चाहिए और सेपरेट और प्रॉपर स्टोर करके रखना होना चाहिए। ठीक है, ये पहला का रिटेन हो गया कि मैंडेटरी नहीं है कि पेपर ही फॉर्म में हो। देन उसके बाद टाइमली बेसिस पे लिखो। इन्होंने दोनों अलग अलग करके लिख दिया, आप कंबाइन करके भी लिखोगे क्योंकि इन्होंने देखो सेकंड वाले में अलग से CAB का केस बता दिया है। ओके, कि उन्होंने 3 month में किया था लेकिन 60 days में करनी चाहिए वगैरह वगैरह। आप मिक्स करके एक सिंपल भी लिख सकते हो कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो 60 days में हो जाना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ओके, फ्रॉम या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट साइन। ओके, वहां से लेके 60 days के अंदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असेंबल होना चाहिए, लेकिन CAB जो है वो 3 month में कर रहे हैं, तो ये SQC 1 के हिसाब से प्रॉपर नहीं है या SC 230 के हिसाब से प्रॉपर नहीं है। ओके, और लास्ट जो है हमारा रिटेंशन पीरियड जो SQC 1 है वो कहता है कि 7 years तक मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं रखते हो तो फिर उस केस में फिर आपको वो एक नॉन कंप्लायंस हो जाता है, सिंपल सी बात है। ओके, SQC 1 का नॉन कंप्लायंस हो जाता है, तो यहाँ पे CAB ने 4 years लिखा था, इसका मतलब वो नॉन कंप्लायंस कर रहा है। सिंपल, आपको पहले बताना है कि क्या होना चाहिए एंड देन उसके बाद एक कंक्लूजन लिख देना है कि CAB ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो गलत कर रहा है या फिर नॉन कंप्लायंस कर रहा है SQC 1 का या ऐसे इसका। ठीक है, आई होप ये खत्म समझ आया, क्योंकि देखो यार 3 नंबर ये था, एंड इस पूरे को लिखोगे तो बहुत ज्यादा ही टाइम भी जाएगा इसको लिखने में, एंड ये उतना बड़ा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, मतलब 3 नंबर के लिए अब तुम कम से कम अपना आधा घंटा वेस्ट कर दोगे इसे लिखने में, अगर ये याद नहीं रहा तो। ठीक है, लेकिन इतना सोच के लिखोगे कि की पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला, रिकॉर्ड्स किसी भी फॉर्म में होना चाहिए, उसके हिसाब से आप वर्डिंग्स क्रिएट करके लिख सकते हो और जो मेन वर्ड्स हो उनको अंडरलाइन कर दो
सिंपल, जैसे रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ पेपर, इलेक्ट्रॉनिक या अदर मीडिया। एंड देन उसके बाद कंक्लूजन जब लिखोगे उसका, तो उसके अंडरलाइन कर दो कि सीएबी ने कंप्लायंस नहीं किया। 60 डेज वाले में भी सेम, और उसके बाद 7 मंथ रिटेंशन पीरियड में भी सेम करना है। ओके, देन उसके बाद हमारा September 24 का क्वेश्चन था। एंड ये क्या बोलता है, लास्ट में पहले पढ़ लेते हैं। विच पेपर एंड the auditor assistant has kept all this draft the final inventory sheet in the audit file. Is the approach of correct? Which paper and document may be included in the audit documentation? Okay. Audit JC Limited, CA Tarun Partners, PK Company was instructed to survive only verify the inventory item. सिर्फ इन्वेंट्री आइटम को वेरीफाई करना है 31 मार्च को। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द वेरिफिकेशन अ लार्ज चक ऑफ ड्राफ्ट इन्वेंट्री शीट विल बी एक्यूमुलेटेड विद द फाइनल इन्वेंट्री शीट। ओके, पूरे से इन्वेंट्री की बात की है, और हमें इसमें बताना है कि क्या उसका अप्रोच सही है, एंड अगर मतलब करेक्ट है, या फिर और उसके बाद ये बताना है कि क्या क्या चीजें नहीं आएगी। ओके, ठीक है। और, और यहाँ पे क्या बोलता है हमें, देखो हमने एक चीज पूछा पढ़ा था, एक पॉइंट पढ़ा था कि कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला पॉइंट था। ओके, ये जब पॉइंट, ये पूरा एक तरीके से, अभी देखो इसको पहले एक बार समझ लो कि डिलीटेड, ये चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जब हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे होंगे, ना कि उसके आफ्टर 60 डेज ये सब नहीं कर सकते। ओके, ये चीजें प्रोसेस पूरा अप्लाई करना है, एंड उस टाइम पे कोई भी नया एविडेंस नहीं लेना है। ओके, अब इतना हो गया, अब चल के आंसर देखते हैं उसका। September 24। देखो आंसर क्या है, लार्ज चक ऑफ द ड्राफ्ट इन्वेंट्री शीट, ये तो क्वेश्चन से उठा लिया। ऑर्डर फाइल विच इज नॉट करेक्ट एज ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट वगैरह नहीं यूज होता। ओके, इन्वेंट्री शीट का ये एक एजम्पशन बेसिस है। ओके, क्योंकि इसका एक फिक्स नहीं है कि हाँ ड्राफ्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं लेना है, एक ये मान लिया गया है कि यार ड्राफ्ट जो है ना वो हमारे वर्क का नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। ऑर्डर शुड बी ओनली फाइनल इन्वेंट्री शीट, वो फाइनल इन्वेंट्री शीट रहेगा। एंड ऑर्डर असिस्ट द फाइलिंग ड्राफ्ट एंड इन्वेंट्री शीट इज। देखो जब मैं पढ़ा रहा था एक पॉइंट पे कि क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, सुपरविजन प्लानिंग, थिंक यही था हाँ। तो इसमें मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट चीजें आनी चाहिए। ओके, तो वहां मैंने एक चीज बोली थी कि जो हमारे ड्राफ्ट होता है या वर्किंग पेपर होता है ना, जो कम्प्लीटली यूज का नहीं है हमारे, जो स्टार्टिंग में मिला था लेकिन अब उसकी फाइनल शीट मिल गई है, तो उसके इसमें सिर्फ वो फाइनल डॉक्यूमेंट रखना होता है, और बाकी की चीजें नहीं रखनी। तो वही चीज बोला है। एंड देन उसके बाद 230 के हिसाब से बोला है, मे बी रिकॉर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया, and the order should not include the suppressed draft of working paper. Notes reflect the incomplete or preliminary previous copies, duplicate of document। ठीक है, वहां पे जो डेटा था ना उसके हिसाब से एक तरीके से समझ लो कि कुछ कुछ दिया है। सप्रेस डेटा वहां पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ड्राफ्ट की बात कर दिया तो ड्राफ्ट वाली चीज नहीं लिख सकते। इनकम्प्लीट या प्रिलिमिनरी थिंकिंग नहीं, यानी कि पूरा आंसर जो मैं सिंपल कहूँ ना, ये पूरा आंसर सिर्फ हमारे खुद के बेसिस पर है। कॉन्सेप्ट का यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं आएगा, आपको कोई मिलेगा ही नहीं कॉन्सेप्ट डायरेक्टली। ओके, अब देखो सबसे पहले उन्होंने पूछ लिया कि ड्राफ्ट और फाइनल है, और जो ऑल्टर है वो दोनों कर रहा है, तो इस केस में दोनों नहीं कर सकते, सिर्फ फाइनल कर लो, वो भी वही काफी है। ठीक है, उसके बाद पूछ लिया कि क्या क्या चीजें नहीं आएगी, तो सिंपल आंख बंद करो और सिंपल समझ लो कि क्या क्या नहीं आएगा। ड्राफ्ट कोई भी पेपर नहीं आएगा, वर्किंग पेपर, ड्राफ्ट वर्किंग पेपर नहीं आएगा, कोई इनकम्प्लीट वर्क है वो नहीं आएगा, कोई भी प्रीवियस कॉपीज है डॉक्यूमेंट की वो नहीं आएगी, या कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है तो वो नहीं आएगी। सिंपल चीज है, ऐसे करके 3-4 पॉइंट और लिख सकते हो अगर याद रहता है तो, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, एंड ये 3 में आया था। ठीक है, पहला वाला तो 1 में था, तो वो तो कंपलसरी करना ही पड़ता 3 नंबर का, और लेकिन ये वाला 3B में था, ये तो ऑप्शन में होता तो छोड़ भी सकते, लेकिन छोड़ने वाली कोई चीज़ ही नहीं थी इसमें। इजीली 230 पे ये चीज़ें आप लिख सकते हो कि अगर कुछ नहीं समझता है तो अपने हिसाब से भी कई डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हो। जरूरी नहीं है जो इसमें पॉइंट लिखे वही, कुछ भी ऐसे पॉइंट्स लिख दो जो एक्चुअल में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिख सकते, उसके हिसाब से भी मार्क्स मिलने के चांसेस अच्छे ही होते हैं। ओके, अब ये तो सेल्फ बेस्ड था कंप्लीटली। ओके, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। May 25 में क्वेश्चन आया था,
ओके, क्या क्या पूछा था इसमें? मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्लीशन मेमोरेंडम, जो मैंने बताया था कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है. एंड द टीम वाई completed the assembly of final audit file in the March 25 handed over to P. Was team वाई करेक्ट अप्रोच? वाई ने कब किया था? तो अगर वाई ने मार्च में किया तो ऑडिट कब खत्म हुआ है? कंपनी हैज फाइनेंशियल 23-24 इशूड ऑन अगस्त 2024 फॉलोइंग इशुएंस of the order. CAP instructed junior team members Mr. Y to assemble the final audit prepare. Okay, टाइम पीरियड नहीं बताया है, लेकिन ऑडिट जो है वो अगस्त में खत्म हुआ था एंड वाई ने हैंड ओवर किया मार्च 25 में. ठीक है, बहुत ज़्यादा पीरियड हो गया 60 डेज से भी. तो सिंपल है, पहले वाले में मेमोरेंडम बता दो क्या होता है, दूसरे वाले में वो 60 डेज का असेंबल पीरियड के बारे में बता दो. ओके, ये हो गया मेमोरेंडम का, कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो मैटर्स लिखने होते हैं. एंड किसको एड्रेस किया गया, हाउ दे वेयर एड्रेस, यानी कि उनको कैसे ट्रीट किया गया, वो चीज़ें बतानी होती हैं. ये 2 पॉइंट्स है. बाकी दस ऑर्डर कंसिडर हेल्पफुल प्रिपेयर एंड रिटेन द पार्ट ऑफ द समरी, डॉक्यूमेंटेशन की एक समरी होती है. ओके, एंड देन उसके बाद इसमें थोड़े पॉइंट्स हैं, थोड़े समझने के लिए या लिखने के लिए. बस एक बार रीड कर मेमोरेंडम पता चल जाए. मेमोरेंडम सिंपल समझना कि एक समरी होती है पूरे डॉक्यूमेंटेशन की, एंड उसमें सिग्निफिकेंट मैटर्स और उसको कैसे एड्रेस किया गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में समरी फॉर्म में लिखा जाता है. ओके, उसके बाद आप कुछ कुछ पॉइंट कीवर्ड्स और ऑडिट को लेके इसको पूरा लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद असेंबली वाली सिंपल वही था, नॉट मोर देन 60 डेज, ज़्यादा नहीं ले सकते. ठीक है, यहाँ पे पूरा ऐसे के बेसिस पे वर्डिंग्स यूज करके लिखा है. एंड लास्ट में कॉन्क्लूजन लिखा है, तो कॉन्क्लूजन तो आपको खुद बना लोगे, सिंपल सी बात है. तो और इसमें थोड़े से पॉइंट्स उठा के मेंशन कर दो कि 60 डेज में असेंबल करने चाहिए. सिंपल. ओके, 2-2 मार्क्स का होता है. कुछ भी नहीं, अगर थोड़ा बहुत लिख भी दिया अच्छे से अगर इसको समझ के, तो एक एक नंबर दोनों में कम से कम तो मिल ही जाएंगे इजीली. ओके, और कहीं भी ये मत ट्राई करो कि मेरे को 100% ही करना है, क्योंकि तब वो आपका टाइम ज़्यादा लेगा. इतना ट्राई करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे मार्क्स मिल सकें उसके बेसिस पे. ठीक है, उसके बाद ये हो गया. देन ये वाला सिंपल सा था. एंड लास्ट September 25 में इंश्योर हाउ ऑर्डर फुलफिल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑफ दिस मैटर एंड मेंशन 4 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ये भी September 24 का क्वेश्चन है. ओके, सबसे पहले तो ये है जो गवर्नेंस एंड अदर इंक्लूडिंग, ये तो वो हो गया. मैं ये किससे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लिया, व्हेन एंड विथ whom डिस्कशन, किससे डिस्कशन किया, एंड हाउ द ऑर्डर एड्रेस द इनकंसिस्टेंसी. Consider the above or documentation minutes discussion with management regarding the movement of the recommend. ओके, सिंपल पॉइंट्स है, मैनेजमेंट वगैरह से डिस्कस करा एंड उसके बाद हमने कोई फाइनल एविडेंस रेडी किया, देन उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करा. ये सब चीज़ें बताया. एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, मेमोरेंडम, समरी. ठीक है, मार्क्स कितने का था? 2 मार्क्स का था. 3-4 पॉइंट भी लिखोगे चल जाएगा. ओके, चेकलिस्ट जो ये था, ये वाला था. एग्जाम्पल जो मैंने दिखाए थे ये लिखे हुए हैं. ओके, इनको भी बस रीड करके रख लो, तो सेम पॉइंट लिख दोगे. नहीं तो खुद से भी कई सारे पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक एग्जाम्पल ही है और डॉक्यूमेंटेशन में कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. ओके, तो इसी के साथ हमारा चारों क्वेश्चंस कवर हो गए. आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा. अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझता है फिर भी, तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे होगा. ओके, सिंपल क्वेश्चंस हैं, लिखने का कोई टेंशन नहीं है. रीड करो एंड खुद से लिखने का ट्राई करो. नहीं बनता है आंसर तो आंसर एक बार रीड करके एंड देन ट्राई करो. ओके, पर लिखो. ओके, उससे क्या होगा कि तुम्हें वर्डिंग्स क्लिक होंगे माइंड में और तुम्हारे हैंड्स पे वो उसको मूव बैठेगा. ओके, एंड हमारे जैसे 2:30 खत्म हो गया. एंड और आई थिंक इसका भी आप रिवाइज कर लेना खुद से भी एक बार, ताकि डबल रिवीजन हो जाएगी इससे. और हाँ, उसके बाद हमारा ही खत्म हो गया. और इस वीक का फर्स्ट वीक का हमारे 6 डेज का ऑलमोस्ट प्लानर खत्म हो गया. एंड कल जो है हमारा 7 डे है, यानी कि आप लोगों को पूरा रिवाइज करना है इस वीक का सारा कॉस्टिंग और ऑडिट दोनों का. और उसके बाद इवनिंग में हमारा सेशन होगा, उसमें आओ.
हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डाउट होता है वो भी लेके आ जाओ, वो भी बता देंगे। एंड उससे अलग रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड या मेंटल प्रेशर से ले किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट होगा वो सब वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। उसका लिंक क्या होगा पोस्ट का, वो यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, वहीं पे आपको लिंक भी मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, कि पिन हो जाएगा या दोबारा रिपोस्ट पे लिंक मिल जाएगा कि क्या चीज़ होनी वो। कल एक रिमाइंडर मैसेज फिर से आ जाएगा चैनल पे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके। तो आज के लिए इतना ही, हमारे 230 कवर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, एंड एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।